ब्लड सेल्स में अभी एंट्री हो रही थी उस पैरासाइट की, और उसकी अपीयरेंस जो है वो सिम्टम्स की आना स्टार्ट होनी थी विद इन पैसेज ऑफ टाइम। The results were quite convincing and proved that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true। जो उन्होंने रिजल्ट उनको मिला वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग था, इस बात को मानने पे मजबूर कर रहा था कि जो प्लाज्मोडियम है वो वजह है मलेरिया की। मतलब कि जो 100 पेशेंट्स थे जो मलेरियल अफेक्टेड थे, उनके ब्लड में तो प्लाज्मोडियम मिला ही, लेकिन जो 100 आउट ऑफ 7 पेशेंट थे आउट ऑफ 100 विच इज़ हेल्दी पर्सनस, उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम हमें मिला। उसकी वजह ये थी कि जो प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट था वो उनमें अफेक्टेड था, वो प्लाज्मोडियम अफेक्टेड थे, और उनमें जो पैरासाइट था वो भी इंक्यूबेशन पीरियड में था, और उनमें सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर्स होनी थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब हाइपोथेसिस जो थी उनकी उनको ट्रू साबित होना नज़र आई, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम था वो पाया गया। अब उन्होंने जो हाइपोथेसिस थी इसको ट्रू मानना शुरू कर दिया, और वो हाइपोथेसिस थी द प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, के मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है। अब आगे है, मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़। जो मलेरिया है उससे बहुत ज़्यादा लोग मरे एज़ कम्पेयर टू दूसरी बीमारियों से। द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हाउ सच प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड। अब जो मलेरिया की वजह से जो प्रॉब्लम थी ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, बिकॉज ये लिविंग थिंग्स को अफेक्ट कर रही थी, एंड सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ा। Next biological problems was learned about how plasmodium gets into blood of man। biologists were have the following observation। अब अगला स्टेप था, अब हमें पता चल गया कि जी प्लाज्मोडियम जो है वो वजह है मलेरिया की। अब बारी आती है उसको ट्रीट करने की कि आया, अब हम उससे छुटकारा कैसे पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो था वो ये था कि अब हमें पता चले कि जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के ब्लड में एंटर कैसे होता है। इसके लिए उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशंस बनाई। द फर्स्ट वन इज़ मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिस। मतलब जो मलेरिया है वो मार्शी एरियाज के साथ एसोसिएटेड है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया, और लेकिन जो वहाँ का पानी है वो मलेरिया की वजह नहीं है। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। मतलब कि जो इन सब ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि जो प्लाज्मोडियम का जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मार्शी वाटर में नहीं होता, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। लेकिन ये कोई ऐसी क्रिएचर के ज़रिए जो है वहाँ आता है जो कि वहाँ जाती है। इन 1883 अ फिजिशियन A. F. A. किंग लिस्टेड द 20 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द किंग बर्ड। उसने 20 ऑब्जर्वेशंस बनाई जिनमें से चंद एक इंपॉर्टेंट ये हैं। उन्होंने कहा है पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। मतलब कि वो लोग जो कि खुली हवा में या खुले आसमान तले सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जो कि इंडोर्स जगहों पे सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन नेट्स, जो कि फाइन नेट्स मतलब जालीनुमा पर्दे जिसे जिन्हें हम कहते हैं उनमें सोते हैं, उनको मलेरिया कम अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जो इन नेट्स का यूज़ नहीं करते। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया। मतलब कि वो इंसान जो कि किसी फायर धुएं या फायर वाली जगह पे सोते हैं उनको मलेरिया अफेक्ट नहीं करता। अब ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी उस चीज़ के लिए कि जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के ब्लड में एंटर कैसे होता है। इसकी बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन बनाई। अब इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस कंडक्ट की। वन ऑफ द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन किंग ने जो सजेस्ट किया वो ये किया कि जो मॉस्कीटो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब उसको एट द एंड ये पता चला कि जो मॉस्कीटो मच्छर हैं वो मलेरिया की ट्रांसमिशन में किरदार अदा करते हैं, और वो प्लाज्मोडियम को एक बंदे से दूसरे बंदे या जो मलेरियल अफेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये थी उनके पास हाइपोथेसिस। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग अ हाइपोथेसिस इज ट्रू। अब जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई इस हाइपोथेसिस को देखते हुए उन्होंने ये देखना था कि जो मॉस्कीटो हैं वो मलेरिया अगर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। उन्होंने कहा प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो। जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्कीटोज़ में पाया जाता है। मॉस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। और एक मॉस्कीटो के पास प्लाज्मोडियम आता कैसे है, जब वो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है, काटता है, तो वो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्कीटो के अंदर चला जाता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, अब जो अबव डिडक्शन थी इसको टेस्ट करने का टाइम आया। रोनाल्ड रोज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s परफॉर्म द इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, फीमेल
एनोफिलीज मॉस्किटो जो थी उसको बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट। ही किल्ड द मॉस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटो स्टमक। उसने क्या किया, उसने मतलब वो जो मलेरियल पेशेंट था उसको उस एनोफिलीज ने बाइट किया। बाइट करने के बाद उसने ना उस मॉस्किटो को मार दिया। कुछ देर के बाद उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा है। इन नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अब नेक्स्ट क्या किया लॉजिकल एक्सपेरिमेंट में, उसने क्या किया, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था मीन्स के जिसके पास प्लाज्मोडियम था, उसने एक हेल्दी पर्सन को काटा। अब इफ़ द हाइपोसिस वाज ट्रू, जो कि उन्होंने हाइपोसिस बनाई थी कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से होता है, अब वो मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। इफ़ हाइपोसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गुड मलेरिया। मतलब कि अगर वो हाइपोसिस अगर ठीक है तो फिर जो हेल्दी पर्सन है जिसको अब ये प्लाज्मोडियम अफेक्टेड मॉस्किटो काटेगा उसको भी मलेरिया होना चाहिए। बट द साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग द ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सपेरिमेंट वैन रिजल्ट कैन बी सो सीरियस। जाहिर सी बात है मलेरिया की वजह से उस टाइम पे कोई इतनी जो है वो मेडिसिन तो डिस्कवर नहीं हुई थी, तो साइंटिस्ट ने जो था वो एक्सपेरिमेंट्स में इंसानों को यूज़ करने की बजाय नहीं यूज़ किया, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ड्रास्टिक हो सकते हैं। रोज़ यूज स्पैरो एंड रीडिज़ाइन एक्सपेरिमेंट। रोज़ ने जो किया यूज़ की स्पैरो यूज़ की और अपने एक्सपेरिमेंट को किया। ही अलाउ अ फीमेल क्यूलेस मॉस्किटो टू बाइट ऑन स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसने क्या किया, उसने एक मॉस्किटो क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो स्पैरो जो है मलेरिया अफेक्टेड है उसको काटे। सम ऑफ मॉस्किटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम। उसमें रोज फाउंड दैट द प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक। जो मॉस्किटोज थे उन्होंने बाइट किया था अफेक्टेड स्पैरो को, उनको बाद में मारा गया और उनके स्टमक में देखा गया तो उनमें प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था एंड देन मूव्ड इनटू द मॉस्किटो स्लैवरी ग्लैंड्स। स्टमक में मल्टीप्लाई होने के बाद वो जा रहा था मॉस्किटो के स्लैवरी ग्लैंड्स में। ही केप्ट सम मॉस्किटो अलाइव एंड उसने कुछ मॉस्किटोज को जिंदा रखा एंड अलाउ देम टू बाइट द हेल्दी स्पैरोज। और फिर उनको हेल्दी स्पैरोज को काटने कहा कि मतलब हेल्दी स्पैरोज को कटवाया। उसके बाद था रोज फाउंड दैट द स्लाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जो उसका स्लाइवा था ना मॉस्किटो का, उसमें प्लाज्मोडियम था, क्योंकि वो स्टमक से चला गया था स्लाइवरी ग्लैंड्स में। एंड दीज एंटर्ड इन द स्पैरो ब्लड। और फिर जब उसने उस मच्छर ने उस स्पैरो को काटा तो उस जो प्लाज्मोडियम था वो स्पैरो के ब्लड में चला गया। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ द प्रीवियसली हेल्दी स्पैरो, जब उसने उस हेल्दी स्पैरो के ब्लड को टेस्ट किया तो उसमें भी उसको प्लाज्मोडियम नज़र आया। इन द एंड हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बींग्स। अब जो था, अब उसने स्पैरोज पे अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो इंसानों पे किया। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। उसने एक जो एनोफिलीज मॉस्किटो था उसको मलेरियल पेशेंट को काटा उस मॉस्किटो ने। द मॉस्किटो वाज केप्ट फॉर द फ्यू डेज एंड देन इट इज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। उसको कुछ दिनों के लिए रखा ताकि उसका जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो, उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स तक आ जाए। फिर उसको एक हेल्दी पर्सन फिर उस मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को काटा। बट दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया एंड जो वो भी हेल्दी पर्सन था वो भी मलेरिया से अफेक्टेड हो गया। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म्ड दैट द मॉस्किटो ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड द मलेरिया। इस टेस्ट से उन्हें पता चल गया कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटो जो ट्रांसफ़र करता है प्लाज्मोडियम, और मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से फैलता है। उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अब यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट की एक जो है वो पिक्चर बनी हुई है। रोनाल्ड रोज जो एक साइंटिस्ट था जिसने पहले एक्सपेरिमेंट किया स्पैरो पे। स्पैरो जो थी, एक स्पैरो थी वो मलेरिया से इफेक्टेड थी और ये एक स्पैरो है जो कि हेल्दी है। क्यूटेक्स एक मॉस्किटो थी जिसने जो है वो अफेक्टेड स्पैरो को पहले काटा। अफेक्टेड स्पैरो से काटने के बाद उसका प्लाज्मोडियम जो है उसके ब्लड में मल्टीप्लाई हो गया एंड देन कम इनटू स्लाइवा। उसने जो है वो फिर हेल्दी स्पैरो को काटा और हेल्दी स्पैरो जो है वो भी मलेरिया अफेक्टेड हो गई। इसी तरह उसने फिर ये जब उसको एक दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट जो था वो करने के बाद पता चला कि वाकई
ये जो है वो मलेरिया जो है वो मॉस्कीटो की वजह से होता है। उसने फिर इसको जो है वो टेस्ट किया मैन पे, ह्यूमन बींग्स ने पे जो उसने मच्छर जो है वो एनोफिलीज था, उसने मैन को जो अफेक्टेड मैन था उसको काटा। काटने के बाद जो है वो उसको कुछ दिन रखा, उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम डिवाइड होता गया। डिवाइड होने के बाद उसने एक हेल्दी पर्सन को काटा, और फिर उस हेल्दी पर्सन को काटने के बाद वो जो मलेरिया था वो उसमें भी ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर टू द एक्सपेरिमेंटेशन एंड इट इज नॉट falsified, it increases the biologist's confidence in hypothesis. Such well supported hypotheses may be used as the basis for formulating the further hypotheses, which are again proved by experimental results. The hypotheses that stand the test of time and never rejected are called theories. Theories is are supported by great deal of evidence. मतलब कि थ्योरी क्या है? एक हाइपोथेसिस जो कि एक साइंटिस्ट ने डिटेक्ट की, ठीक है, करने के बाद वो बार बार एक्सपेरिमेंटेशन उस पर की गई, उस पर बार बार उस पर वर्क किया गया, लेकिन वो गलत साबित नहीं हुई। उस पर साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा, मतलब साइंटिस्ट को उस हाइपोथेसिस पे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया। लाइक ये मलेरिया की ही थी। मलेरिया एक दफ़ा उसने एक्सपेरिमेंट किया स्पैरोज़ पे, वो गलत नहीं हुई। दूसरी दफ़ा उसने एक्सपेरिमेंट किया इंसानों पे, वो गलत नहीं हुई। इट मीन्स कि वो एक थ्योरी थी, थ्योरी बन गई कि वाक़ई जो प्लाज़्मोडियम की जो इन्फेक्टेड जो प्लाज़्मोडियम है वो जाता है हेल्दी पर्सन में, वो जाता है मॉस्किटोज़ के ज़रिए। तो अब ऐसी हाइपोथेसिस जो कि बार-बार एक्सपेरिमेंट में यूज़ की जाए लेकिन वो गलत साबित ना हो, और वो हाइपोथेसिस जो हैं उनको हम कहते हैं थ्योरीज़। जो थ्योरीज़ हैं वो एक बहुत ज़्यादा ग्रेट डील ऑफ एविडेंस उनको सपोर्ट करते हैं थ्योरीज़ में। मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम गलत नहीं कह सकते, या वो किसी भी एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में भी उस रिजल्ट में भी वो गलत साबित ना हो, तो उसे हम कहते हैं थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरीज कीप ऑन सजेस्टिंग द न्यू हाइपोथेसिस। जो एक अच्छी थ्योरीज होती हैं, प्रोडक्टिव थ्योरीज होती हैं, वो क्या उन वो नेक्स्ट से नेक्स्ट हाइपोथेसिस बनाने में मदद सागार साबित होती हैं। टेस्टिंग एंड गोज ऑन, मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज चैलेंज एंड एग्जर्ट द ग्रेटर एफर्ट टू डिसप्रूफ अ थ्योरी। अब जो बहुत से बायोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी थ्योरी को एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो इस थ्योरी को जो है वो डिसप्रूव कर दें, इसको गलत साबित कर दें। लेकिन अगर जो थ्योरी है वो बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद जो है वो गलत साबित ना हो, उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस वैसे के वैसे ही हों, उसके रिजल्ट चेंजेस ना हो, तो फिर हम उसको कहते हैं लॉ। लॉ या प्रिंसिपल। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। और जो साइंटिफिक लॉ है वो एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है, एक फितरत का एक ना तब्दील होने वाला जो है वो फैक्ट है। इट इज़ एन इरिफ्यूटेबल थ्योरी, मतलब एक वो थ्योरी है जो कि चेंज नहीं हो सकती, जिसमें कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। ये एक फैक्ट एंड फिगर बात है। एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी, वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये कुछ लॉज हैं जो कि आप फर्दर नेक्स्ट अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। ये ऐसे हैं जिनको हम गलत साबित नहीं किया जा सकता, जिनके रिजल्ट्स हमेशा सेम होते हैं, जिनकी जो है वो थ्योरीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी बेसिस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी बेस पे हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं, नेक्स्ट हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करते हैं। अब आगे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो परसीज अ स्किन विद हर माउथ पार्ट। जब एक फीमेल मॉस्किटो है वो किसी भी स्किन में जो है वो इंजेक्ट करती है अपने माउथ पार्ट के ज़रिए, दस शी इंजेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा। वो जो है वो अपना जो थूक है, जो सलाइवा है, वो उसमें इंजेक्ट कर देती है इनटू द वाउंड बिफोर ड्राइंग ब्लड। मतलब ब्लड वहाँ से निकाल, मलेरिया जो सॉरी मॉस्किटोज़ हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड ही निकालते हैं ना हमारी हमारी जो है वो स्किन में से, हमारी वेन्स में से। वो उसमें से अपना वो ब्लड निकालने से पहले अपना जो सलाइवा है वो उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। द सलाइवा प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन हर फूड कनाल। जो वो सलाइवा है वो क्या करता है, वो उसको उसकी जो फूड कनाल है उसमें ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अब आगे है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसकी जो है वो ग्राफिकल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, फोकस ऑन योर सेंसेस एंड यूज़ योर ब्रेन बट जस्ट ऑब्जर्व, डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन। अब हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें कोई नज़र आई है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस करनी है। ऑब्जर्वेशंस किससे करनी है, बाय आवर 5 सेंसेस। ठीक है, करने के बाद अब हमने उस प्रॉब्लम को
आइडेंटिफाई कर लिया है, उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लिया। अब ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसकी हाइपोथेसिस बनानी है। थिंक ऑफ एन आंसर दैट माइट मेक अ सेंस। हम हमने हाइपोथेसिस में क्या बनाना है कि अच्छा ये मसला है, इसमें एक रीज़नेबल सा एक एक्सप्लेनेशन देनी है कि इसकी वजह ये हो सकती है या ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है, डोंट मेक द कंक्लूजन बट यूज़ इफ़ देन एंड प्लान एक्सपेरिमेंट। डिडक्शन में हम क्लियर कट रिजल्ट्स नहीं बता देते, बल्कि डिडक्शन में हम उसके जो हम हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका हम अपना आंसर्स फाइंड आउट करते हैं कि अगर ये है तो फिर इसका जवाब क्या होगा। इस तरीके से हम इस पे डिडक्शन अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास जो है वो एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट ग्रुप में हम जिस चीज़ का हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है, जिस एक चीज़ को हमने टेस्ट करना होता है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं करते, और दूसरी वहाँ पे वो उस चीज़ को अवेलेबल रख के कंट्रोल ग्रुप में एब्सेंस करते हैं। तो फिर देखते हैं कि उसकी एब्सेंस से उस पर क्या फ़र्क पड़ा और उसकी प्रेजेंस से उस पर क्या फ़र्क पड़ा। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है वो हम डाटा ऑर्गेनाइज़ करते हैं। डाटा ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उसके रिज़ल्ट्स को हम पब्लिश करते हैं। अब हमने रिज़ल्ट्स निकाल लिए, अगर तो वो हमारे पास रिज़ल्ट्स जो हैं वो ठीक आए हैं और वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारी डिडक्शन को, हमारे एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करते हैं, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं, फॉर रिज़ल्ट्स के लिए करते हैं, उसको डिस्कशन में लेके जाते हैं, सेमिनार्स में पब्लिश करते हैं, पब्लिक यूज़ में देते हैं। फर्दर टेस्टिंग होती है उस चीज़ की, अगर वो फिर भी फाल्सिफाइड नहीं होती, वो फिर भी अपने रिजल्ट्स एज इट इज़ देती है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये थ्योरी है। और थ्योरी को जब हम फर्दर टेस्ट कर लेते हैं और वो दोबारा भी जो है वो किसी किस्म के गलत रिजल्ट्स हमें नहीं देती, अपने पिछले वाले रिजल्ट्स की तरह ही हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है, या वो एक्सप्लेनेशन जो इस एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हमें दी जाती हैं उस पे पूरा पूरा उतरती हैं, तो हम उसको कहते हैं लॉ या प्रिंसिपल। और अगर वो जो है वो समराइजेशन रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूव्ड नहीं होते, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, देन हम उसको अगेन ऑब्जर्वेशंस में लेके जाते हैं, अपनी अगेन उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, अगेन उस चीज़ के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं, एंड अगेन उसको फर्दर क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, अनटिल और अनलेस कि हम उसके जो है वो असल रीज़न और असल वजह का हमें ना पता चल जाए, ठीक है। अब हमें डाटा मिल गया, हमें पता चल गया, हमारी कॉज एंड इफ़ेक्ट सारे क्लियर हो गए। अब उसके बाद आता है डाटा को ऑर्गेनाइज करना एंड डाटा एनालाइज करना। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड्स के। डाटा कैन बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट, वैल्यू मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। डाटा वो चीज़ है, वो इंफॉर्मेशन है जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से मिलती है। द फर्स्ट वन इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो डाटा जो हमें मिला है उसको अब हमने ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है, इन फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर ईजी वे। In order to formulate and then to test hypothesis, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। मतलब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में अरेंज करते हैं। Prior to conducting an experiment, it is very important for the scientist to describe the data collection method। मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स पे जाने से पहले साइंटिस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना डाटा कलेक्शन मेथड्स बताएं। इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इससे क्या होता है कि आपके एक्सपेरिमेंट्स की क्वालिटी अच्छी होती है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट, मैप्स एंड डायग्राम्स। हर वो तरीका जो आपको इजी लगे, हर वो तरीका जो साइंटिस्ट को इजी लगे, इजी उनको कन्वीनियंट हो, उसमें वो डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दैट विल बी ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, टेबल्स फॉर्म भी हो सकता है, फ्लो चार्ट्स भी हो सकते हैं, मैप्स भी हो सकते हैं, डायग्राम्स भी हो सकती हैं। एंड डाटा एनालिसिस, मतलब जो डाटा अब हमने कलेक्ट कर लिया है उसको एनालाइज करना है। डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब डाटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ज़रिए किया जाता है, विच इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोगों ने ये मैथ में भी पढ़ी होंगी। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ कोशेंट, मीन ए ओवर बी के फॉर्म में अगर हम कोई रिलेशनशिप को देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर, ठीक है।
Ratio may be expressed as by putting the division sign or colon mark between the two numbers. For example, the ratio between 50 malarial patient and 150 normal persons is 1:3. अब इस रेशो को कैसे कैलकुलेट करना है? 50 रेशो 150 मीन्स के 50 को हम डिवाइड करेंगे 150 को हम डिवाइड करेंगे 50 पे तो 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 को उन्होंने रेशो फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज़ 1:3। अब ये हमारे पास है कुछ मैथमेटिकल रूल्स उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। उसमें हम डिवाइड करते हैं, कोलोन साइन डिवीजन साइन यूज़ करते हैं, इसमें हम इक्वालिटी साइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए रेशो, इसमें हम क्या करते हैं, टू रेशियोज को इक्वलाइज करते हैं। मीन्स के ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इज अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज। ये प्रोपोर्शन है टू रेशियोज के दरमियान। This proportion may also be expressed as this, like you have seen in this line. When three values are in proportion are known, the fourth one can be calculated. Means कि जब हमें तीन वैल्यूज़ की तीन proportions की वैल्यू पता हो तो हम फोर्थ वन की कैलकुलेट कर सकते हैं। For example, a biologist can कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया। मतलब कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये चीज़ देख सकते हैं, ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बर्ड्स जो हैं वो मलेरिया अफेक्टेड हैं। एंड ही अलाउज द इन्फेक्टेड मॉस्कीटो टू बाइट द 100 हेल्थी स्पैरोज। और जो उन्होंने 100 हेल्थी स्पैरोज को काटा है। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट नोटेड दैट व्हेन ही अलाउड मॉस्कीटो टू बाइट द 20 sparrows, 14 out of them got malaria. Now he used the proportion rule. जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े उसमें हमने देखा था कि जो मलेरिया उन्होंने जो मॉस्किटो थे उन्होंने हेल्दी स्पैरोस को काटा था। हेल्दी स्पैरोस को काटा था, फिर 20 स्पैरोस को काटा और उसमें से 14 को जो है वो मलेरिया हो गया। हम प्रोपोर्शन साइन अगर हम देखें तो फर्स्ट रेशो में हमें पता है 14 थी, 20 स्पैरोज में से 14 स्पैरोज को जो है वो मलेरिया हो गया था। सेकंड में जो था वो 100 स्पैरोज थी। अब हमने प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी। प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे। अब हो जाएगा x/100 इक्वल टू 14/20। ये 20 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रोपोर्शन को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हम जो है वो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम वापस फॉर एग्जांपल हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस कांस्टेंट वैल्यू को भी इधर ले आएंगे। ये सम मैथमेटिकल रूल्स हैं जो कि आप लोग फेमिलियर ही होंगे इस चीज़ से। x जो है वो हमने फाइंड आउट करना है तो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा। डिवीजन इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 70। इट मीन्स के 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया। मतलब जो 100 स्पैरोज में से 70 स्पैरोज को जो है वो मलेरिया हो गया था। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर दस द मीन्स ऑफ समराइजेशन डाटा थ्रू कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स क्या है? वो एक डाटा की समराइजेशन है, हम मीन वैल्यू को कैलकुलेट करने से निकालते हैं। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स द रॉ डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। अब ये स्टेप जो है वो हमारे पास जो रॉ डाटा जो हमने रफली एक डाटा इकट्ठा किया था, इस बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उनको एक समराइज फॉर्म में कनेक्ट करने का, उनको एक रिपोर्ट की तरह रिजल्ट बनाने के लिए जो ये स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है जी मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल मेथड्स आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ अप्लाइड द मैथमेटिकल्स टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मतलब बायोलॉजिकल मेथड्स में हम मैथमेटिकल रूल्स को भी यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मेजर Major biological problems in which knowledge of mathematics is used include the gene finding, protein structure, protein-protein interactions. Bioinformatics refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data. Means के जो mathematics के rules हैं वो भी हमें help out करते हैं biological problems को solve करने में। बहुत सी biological problems हैं जैसे कि gene findings हैं, protein structure है, protein-protein interactions हैं। इन सब चीज़ों में जो हमें मैथमेटिकल रूल्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बताया हुआ है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं।
जनरल सा ओवरव्यू मैं आपको दोबारा से देती हूँ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें प्रॉब्लम का पता चल जाए, उसको रिकॉग्नाइज़ करने के बाद हमने उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशंस जो हैं हम अपने पास्ट जो एक्सपीरियंस है उनकी बेस पे भी कर सकते हैं, अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस करनी है। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हमने एक जर्नल सी स्टेटमेंट देनी है कि अगर ये जो बातें हम ऑब्जर्वेशन में हमारी ज़हन में आएँगी, उनका हमने एक रीज़नेबल सा आंसर जो है वो निकालना है। उस आंसर को हमने एज़ अ हाइपोथेसिस लेना है और फिर उसमें से बहुत सी हाइपोथेसिस, एक एक्सपेरिमेंट को करते हुए इंसान के दिमाग में बहुत सी हाइपोथेसिस आती हैं, बहुत से ख़यालात आते हैं, उनमें से चंद एक को आप पकड़ें, उनको फर्दर टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद जो है कोई एक रीज़नेबल सी जो बिल्कुल आपको ऑथेंटिक लगे, उस हाइपोथेसिस को आप ट्रू माने और ट्रू मान के उसकी फर्दर डिडक्शन के लिए चलें। डिडक्शन में आपने क्लियर कट रिजल्ट्स नहीं देने होते। डिडक्शन में जस्ट आपने अपनी हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करते हुए जो है वो फर्दर उसको एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करना होता है। एक्सपेरिमेंट जो है डिडक्शन करने के बाद आपने जो है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना होता है। एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं फर्दर। अगर वो आपकी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव हो जाती है, मीन्स के जो आपने बात डिडक्ट की होती है वो आपकी सही साबित होती है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, तो फिर आप उसके रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। रिजल्ट्स कंक्लूड करने के बाद जो है आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसको पब्लिश किया जाता है, उसको पब्लिक यूज़ में दिया जाता है ताकि जो है वो फर्दर पब्लिक यूज़ के लिए दिया जाता है, ताकि जो है वो लोग अपनी जो प्रॉब्लम के साथ रिलेट करने के बाद उसको फर्दर टेस्ट कर सकें और उनको जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए को में यूज़ करते हुए फर्दर हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकें। और अगर वो आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं आफ्टर द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एज़ इट इज़ हैं, देन इट विल बी कॉल्ड थ्योरी। और अगर थ्योरी को फर्दर टेस्टिंग के बाद भी वो जो है वो चेंज ना हो रिजल्ट्स, देन हम उसको कहते हैं लॉ और प्रिंसिपल। और अगर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, देन वी गो फॉर द फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन, मीन्स कि हम उसको अगेन प्रूव करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। लॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपको पता चल गया होगा कि जो है अब मैंने आपको कंप्लीट इसका फर्दर डिटेल्स भी हमने बता दी। इसके स्टेप्स में हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, हाइपोथेसिस बनानी है, डिडक्शन करनी है, एक्सपेरिमेंट करनी है, उस रिज़ल्ट को ड्रॉ करना है एंड देन हमने रिज़ल्ट देने हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि एक ह्यूमन बींग के रिलेटेड हो, ह्यूमन बींग के रिलेटेड जो है वो लिविंग थिंग के रिलेटेड हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, उसकी रीजनिंग्स को फाइंड आउट करना, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और आज हमने जो डिस्कस किया वो था इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। होप सो यू आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। But still you have any question, then you can drop into the comment section. I will make sure that I will clarify it to you